हेलो एवरीवन। अब हम जानेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते इन्वॉल्व होते हैं जो हम किसी जब बिल्डिंग को तैयार करते हैं आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब हम कोई प्रोजेक्ट को करते हैं या जब हम किसी चीज को किसी स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, तो एवरी प्रोजेक्ट सिचुएशन इज डिफरेंट। हर एक प्रोजेक्ट की सिचुएशन अलग अलग होती है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके कुछ कारण हैं। जैसे हर बार आपके पास सेम प्लॉट साइज या सेम साइट नहीं होगी। हर बार प्लॉट साइज भी डिफरेंट होगा। हो सकता है कि प्लॉट साइज के साथ साथ आपको जो प्लॉट की जियोमेट्री है वो इर्रेगुलर भी मिले। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको रेक्टेंगुलर शेप या पर्टिकुलर एक शेप में आपको प्लॉट देखने को मिले। कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज्यादा इर्रेगुलरिटीज भी देखी जाती हैं। ईच प्रेजेंट अ डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशंस। जब हम किसी चीज को कर रहे होते हैं तो हर बार आप कस्टमर की या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बदल जाती हैं। और आपके पास लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति या जो क्लाइंट है आपका, उसके पास लमसम अमाउंट ऑफ मनी हो जो आपको वो कह दे कि बड़े रूप में करना है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है, रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। जैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट हो कि साहब मेरे को 2 BHK आपको तैयार करके देना है, तो वो उस हिसाब से। लेकिन कई बार कि मेरे को 2 BHK भी निकालना है, फ्रंट में 2 शॉप भी निकाल दीजिएगा आप। अगर शॉप जो है उस फ्रंट से थोड़ी कम भी आती है तो वो चलेंगी, डेप्थ उनकी बढ़ा दीजिए क्योंकि हमारे पास प्लॉट साइज पीछे की तरफ ज्यादा है। या फिर हम देखें कि कई बार कोई रिक्वायरमेंट आई कि नहीं, मेरे को तो लमसम पेंट हाउस अच्छा डिजाइन कराना है। तो हर एक सिचुएशन अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, और उसमें रिक्वायरमेंट्स भी अलग होंगी, लिमिटेशंस चेंज हो जाएंगी। तो ईच प्रेजेंट अ यूनिक सेट ऑफ कल्चर, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फीचर्स वहां पे आ जाएंगे। तो ईच प्रेजेंट इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आपके पास नए नए चैलेंजेस होंगे और इसे आप नए नए अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर निकल के आएगा वो होगा आपका क्लाइंट, क्योंकि बजट, प्रोग्राम, रिक्वायरमेंट, ये सब आपको कहां से मिलने वाली? क्लाइंट से मिलने वाली है। अब देखो, कुछ क्लाइंट तो बिल्कुल क्लियर होते हैं। सम क्लाइंट्स हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ अ program, budget, and other project objectives, including the final appearance of the building. तो कुछ तो बिल्कुल क्लियर आते हैं कि साहब मेरे को ये बनवाना है, इस तरीके से बनवाना है, ये मेरा बजट है, इसके अंदर ये काम हो जाएगा क्या, और कुछ फाइनल लुक या मेरा अपीयरेंस कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल क्लियर तौर पे आपको बता देंगे। अच्छा, अगर एज अ सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर, other looks to their architecture to help them define the project objectives and design a building meet those objectives। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट थे, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, और आपका जो आउटलुक है, उन दोनों को मीट करके हम क्या करेंगे? आउटकम्स जनरेट कर देंगे। हम ये बता देंगे कि साहब ये इस तरीके से, इस बजट में, इस ये प्लानिंग के साथ कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगा। यूनिट 2 में जहां पे हमने देखा भी है कि हम किसी प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास क्या प्रिंसिपल होने चाहिए जिनकी मदद से हम इसे तैयार करते हैं। इन बोथ केस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड आर्किटेक्चर इज द मेजर फैक्टर इन मेकिंग डिजाइन डिसीजन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो देखो, दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक क्लाइंट, दूसरा आर्किटेक्चर। कोई भी केस हो, चाहे क्लाइंट को पूरा आइडिया हो या ना हो, देखो वो आप तक आया है, आर्किटेक्चर तक आया है, इसका मतलब ही ये है कि उसको आपसे क्या कर चाहिए कि कंप्लीट डिटेल्ड वर्क चाहिए, जिससे वो जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल की जा सके। तो आपने उनसे क्या करा? रिक्वायरमेंट ली, लिमिटेशंस पता करे, बजट पता करा कि किस हिसाब से आपको काम करना है। तो फिर आप एक प्रोग्राम तैयार करेंगे। आप उसकी डिटेल प्लानिंग तैयार कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एस्पिरेशन के हिसाब से, लिमिटेशंस के हिसाब से, बजट के हिसाब से,
और फिर वो प्रोग्राम को तैयार करने के बाद आप कुछ सजेस्ट करेंगे उसको सॉल्यूशन कि साहब ये सॉल्यूशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या 1-2 सॉल्यूशन आप उसको गिवन करेंगे। अब जब आप उसको ये चीजें बताएंगे तो वहां पे एक फैक्टर निकल के आएगा आपके पास, थर्ड वन इज अ कम्युनिटी कंसर्न। कम्युनिटी कंसर्न क्या है? देखिए, आप जिस जगह पे हैं वहां पे चाहे पब्लिक ऑफिशियल हो या फिर नेबर हो या कम्युनिटी ग्रुप्स हो, तो उस चीज को भी ध्यान में रख के आपको काम करना है। कई बार हम क्या कहते हैं कि कोई डिजाइन तैयार करा और उसे उस तरीके से नहीं बनाया जिस तरीके से वो पब्लिक के लिए होना चाहिए। हमने बहुत आगे तक उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, लेकिन कहीं कोई पार्किंग का स्पेस नहीं छोड़ा। अब एज पर एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग बायलॉज, वो तो देना जरूरी है, लेकिन कस्टमर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, या आपने उस तरीके से डिजाइन कर दिया, तो वो कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो उस चीज को बचने के लिए आप उसको क्या करेंगे कि समझाएंगे, आप उसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स बाद में आ सकती हैं, तो वो आप उससे कंसल्ट करके रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि अभी मैं बात कर ही रहा था, कोड और कोड्स एंड रेगुलेशन। तो फोर्थ वन इज जो आपका फैक्टर आएगा वो होगा कोड्स एंड रेगुलेशन। कोड्स क्या है भाई? बहुत सारे कोड हैं, बिल्डिंग बायलॉज है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के एक फेमस कोड की बात करें तो IS 456-2000 है, हालांकि ये डिजाइनिंग के लिए है, ठीक है, RCC का कोड है। तो कोड और रेगुलेशन, कोड्स जैसे कि नेशनल बिल्डिंग कोड है, या फिर मोथ की कोई गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के रिलेशन में। रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग बायलॉज हैं, या लोकल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या PWD है, वहां की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी कोई अपने रूल्स और रेगुलेशन हो सकते हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान में रख के हम काम करेंगे। जैसे हो सकता है कि आपका जो लैंड है या प्लॉट है या जमीन है वो एयरपोर्ट जोन अथॉरिटी के अंदर आती हो, तो वहां पे जोनिंग लॉ लग जाएगा, वो हमें कोड फॉलो करना पड़ेगा, उनके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। हाइट के रिलेशन में एक बात आ जाएगी, वहां पे बिल्डिंग के कोड्स हैं, और अदर जैसे मैंने अभी आपको एयरपोर्ट के रिलेशन में बात करा। कंटेक्स्ट एंड क्लाइमेट, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट कहीं पे आप डेवलप कर रहे हैं जो हिली रीजन्स में है, वहां पे आपको पिच रूफ देने की जरूरत है, या ऐसे कहीं प्लेस पे आप बना रहे हैं जैसे साउथ रीजन में, अगर इंडिया में हम बात करें तो जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा यूज ऑफ मटेरियल, कलर, टेक्सचर, कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप वहां लाइट कलर को प्रेफर करेंगे, ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जिससे आपका जो हॉट वेदर में है घर कूल्ड बना रहे, ये एक तरीके का थर्मल इंसुलेशन का ही पार्ट है। टेक्सचर आप कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि ये सारी चीजें वहां इंपैक्ट ना करें। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर आपका वहां पे आ सकता है, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड द नेचर ऑफ रीजनल microclimate defined by the solar radiation, temperature, humidity, wind, precipitation। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन इज अ साइट। तो साइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जी हाँ। दीज फैक्टर्स इंक्लूड साइट साइज, जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी कि जरूरी नहीं है कि आपको जो प्लॉट है या जो आपका एरिया है जहां आप काम करने वाले हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिक मिले, नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन, टोपोग्राफी, जियोटेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जियोटेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वहां पे सॉइल की किस तरीके की बेयरिंग कैपेसिटी है, किस तरीके की सॉइल है वहां पे, जिससे आपको वहां डिजाइन करने के लिए ये देखना पड़ेगा। हो सकता है कि ग्राउंड इंप्रूवमेंट का केस हो या सॉइल रिप्लेसमेंट का केस हो। इकोलॉजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिट्स या वाटर एलिमेंट्स, ड्रेनेज। भाई साइट पे अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं तो हमने बिल्डिंग सर्विसेज के अंदर देखा कि वहां पे आपको वाटर की सप्लाई प्रॉपर हो और आप वहां पे ड्रेनेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रेनेज की पॉसिबिलिटी पूरी तैयार करके दे पाए। नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
जो आपका इम्पैक्ट करेगा। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी मतलब हम क्या करेंगे, द बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन मटेरियल एंड सिस्टम आर रियली एब्रेटिंग चूज द एंड आर ओनली पर्टिकुलर पार्शियली बेस्ड क्राइटेरिया, जैसे फ्लोर टू फ्लोर, हाइट, रिक्वायरमेंट, एकोमोडेशन, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, लाइटिंग, सीलिंग सिस्टम, कॉस्ट इफेक्टिव। तो बिल्डिंग में कई सारी चीजें जो होने वाली हैं। तो कई बार जैसे आपने देखा है, कई लोग सीलिंग पे वर्क करा लेते हैं, सीलिंग को डिजाइन करा लेते हैं, फिर उसमें भी अलग अलग लाइटिंग ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव करना है, कोई पर्टिकुलर बजट में करना है, तो आप उस तरीके से नहीं जा पाएंगे। सेम अगर आप बजट में काम करना चाह रहे हो, हम मटेरियल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने नॉर्मल फ्लोरिंग ले सकते हैं या टाइल्स फ्लोरिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट कोई नहीं है तो आप इटालियन मार्बल ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी या मटेरियल के अंदर आएंगी। सस्टेनेबिलिटी एक पार्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट, देखिए सबसे मोस्ट जो केस आएगा वो आएगा कॉस्ट पे। क्या आपके पास बजट बजट कितना है, आप कितने फंड्स आपके पास अवेलेबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो वंस दिस लिमिट हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सब्सटेंस डिजाइन डिसीजन फ्रॉम द बिल्डिंग साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, द मटेरियल सिलेक्शन एंड डिटेलिंग। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके पास अगर बजट का इशू है तो आप नॉर्मल फ्लोरिंग ले लेंगे, टाइल्स फ्लोरिंग ले लेंगे। अगर बजट का इशू नहीं है और आप लमसम बजट पे काम करना चाहते हैं तो आप इटालियन मार्बल भी लगवा सकते हैं। अगर आप बजट पे जा रहे हैं तो आप, जैसे अगर हम बात करें कलर की, तो आप नॉर्मल कलर ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप टेक्सचर भी लेंगे, वॉलपेपर्स भी लेंगे, और आप प्लास्टिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। तो बजट एक मेजर इशू होता है, कॉस्ट एक बहुत रिलेवेंट वहां पे टॉपिक निकल के आता है, ठीक है। शेड्यूल, अब जब आप ये सारी चीजें तय कर लेंगे तो इसको एक आप पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे, जिसके हिसाब से आप उसको प्रपोज करेंगे, तैयार करके देंगे। अगर हम इन्हीं आर्किटेक्चर फैक्टर्स की बात करें तो इन्हें हम शॉर्ट में कुछ 4 पॉइंट्स में भी देख सकते हैं याद रखने के लिए। द आर्किटेक्चर्स इफेक्ट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देम। तो अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किस चीज के लिए बना रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं, हम स्कूल के लिए बना रहे हैं, तो ये एक मेजर कंसर्न रहेगा। गोल्स ऑफ डेवलपिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमें उनको आउटपुट जनरेट करके देना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके का वो हमसे वर्क चाहते हैं। थर्ड वन इज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट विद रीयूजेबिलिटी। भाई कई बार, एक बेयर हाउस का केस मैं आपको बताता हूं कि कई बार कोई बेयर हाउस बनना है और मान लीजिए वो अभी रोड की बाउंड्री लाइन के, बिल्डिंग लाइन के बाहर है, लेकिन लगता है कि 5 साल या 10 साल बाद वो रोड का एक्सटेंशन होगा और हो सकता है कि वो जमीन लैंड एक्विजिशन हो जाए जिसमें वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं कि 10 फीट तक वॉल क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो, जैसे कि सीपीवीसी सीट या टीन, इन ऐसे मेंबर को लेके बनाते हैं जीआई शीट को लगा के, जिससे वो रीयूजेबिलिटी हो जाए, उसको वो बाद में किसी और पर्पज से यूज कर पाए या वो पूरा वेस्ट ना हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम बिल्डिंग विल इफेक्ट आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस विद सब्सटेंस सिस्टम। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो ये सारी चीजें हैं जो किसी भी आर्किटेक्चर कंपोजिशन को इफेक्ट कर सकती हैं उसके वर्क के लिए। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स की बात करी, चाहे वो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट हो, प्रोग्राम हो, कोड्स एंड रेगुलेशन की बात हो, क्लाइमेट की बात हो, क्लाइमेटिक फैक्टर, साइट, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, तो ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको वहां पे लगेंगे। सो थैंक यू सो मच।